आरआरबी का एग्जाम बहुत ही पास में आ चुका है। अब हमारे पास सिर्फ 1 से 2 दिन रह गए हैं, जिसमें हमें एमसीक्यू की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी अभी भी थोड़ी सी बाकी है। बहुत सारे स्टूडेंट की ये डिमांड थी कि सर ऐसे क्वेश्चंस करवाए जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, जिनके चांसेस आने के बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो परफेक्ट एनालिसिस करके आपके लिए मिक्स 25 क्वेश्चन जो कि सब सब्जेक्ट से होंगे, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी और उसके अलावा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, उन सभी के क्वेश्चन का मिश्रण यहाँ पे लाया गया है ताकि आपको एमसीक्यू की और भी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करवाई जा सके। और ये ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में छप सकते हैं या फिर आ सकते हैं। जब एग्जाम देने बैठोगे तब याद करोगे कि बिल्कुल सर इसी तरीके के क्वेश्चन आए हैं, बस उन्हें थोड़ा सा घुमा दिया गया है। तो इस वीडियो को देखना ना भूलें, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे एमसीक्यू मिल जाएंगे। हेलो एवरीवन, मैं प्रवीण एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं सुदर्शन फार्मेसी के एक बेहतरीन चैनल पे, जहां पे आपको फार्मेसी रिगार्डिंग छोटी से बड़ी न्यूज अपडेट मिलती रहती है। जैसा कि आरआरबी का एग्जाम बहुत पास आ चुका है, बहुत सारे स्टूडेंट की तैयारी हो चुकी है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे अब है जो बोल रहे हैं कि सर हमने कुछ तैयारी नहीं की। तो अगर उन्होंने कुछ तैयारी नहीं की फिर भी उनका एग्जाम है, तो मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि जितना हो सके एमसीक्यू की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इस बार हमारा एमसीक्यू जो रहेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस है, जितने भी एग्जाम्स हो रखे हैं, जैसे चाहे वो ड्रग इंस्पेक्टर का हो, चाहे आरआरबी का हो, चाहे कोई भी स्टेट फार्मेसी का भी एग्जाम हो रखा है, तो वहां से एमसीक्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अब हमारे पास जो ब्रह्मास्त्र है वो है एमसीक्यू और पीवाईक्यू। उसके बिना हम पास नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमने तैयारी तो कर रखी है पर एमसीक्यू करवाने वाला कोई चाहिए। तो यहां पे टॉप इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं। अब वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं उनके बारे में हम यहां पे डिटेल में बात करेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। नेक्स्ट, कोई भी स्टूडेंट अपने एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग अगर परेशान है कि सर कहां से डाउनलोड करें, कैसे डाउनलोड करें, क्या प्रोसेस रहने वाला है, और मेरे पास 2 एडमिट कार्ड आ चुके हैं, या फिर मेरा सर नाम गलत आ रहा है, या फिर सिग्नेचर सही नहीं आ रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं इस कॉन्टैक्ट नंबर पे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी और साथ में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी, यहाँ पे मैं आपसे फ्रीली बात कर पाऊंगा, ठीक है। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स इस क्लास की फाइल चाहते हैं, या फिर अभी तक जो भी हमने एमसीक्यू लिए हैं लाइव सेशन के अंदर, उसकी अगर उसको फाइल रिक्वायरमेंट है तो वो क्या कर सकता है, हमारे टेलीग्राम चैनल सुदर्शन फार्मेसी को ज्वाइन कर सकता है। वहां पे आपको इनकी एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल बहुत जल्द आपको मिल जाएगी और वहां पे है आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो नए आए हैं हमारे चैनल पे और पहली बार हमें देख रहे हैं, तो याद रखिए फ्यूचर में भी अगर आपको फार्मेसी के रिगार्डिंग कोई तैयारी करनी है, या फिर फार्मेसी के रिगार्डिंग कोई भी न्यूज अपडेट, वैकेंसी अपडेट, या फिर डी फार्म का एग्जिट एग्जाम होगा या नहीं होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी सुदर्शन फार्मेसी के चैनल पे। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सर टॉप 25 एमसीक्यूज। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वैनिशिंग क्रीम इज एन ऑइंटमेंट दैट मे बी क्लासिफाइड एज DI 2011, ड्रग इंस्पेक्टर 2011 का जो पेपर हुआ था जीपीएससी में, है ना, तो वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सर वैनिशिंग क्रीम इज एन ऑइंटमेंट दैट मे बी क्लासिफाइड एज, वैनिशिंग क्रीम को कहां पे क्लासिफाई किया जाता है, तो याद रखना वो हमारे पास एन इमल्शन बेस की तरह उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। ये रहा इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे दे रखा है कि वैनिशिंग क्रीम इज अ टिपिकली क्लासिफाइड एज अ इमल्शन बेस। इसको हम इमल्शन बेस की तरह क्या कर सकते हैं सर, क्लासिफाई कर सकते हैं। वेयर वाटर एंड ऑयल आर कंबाइंड टू फॉर्म अ स्टेबल मिक्सचर, यहां पे वाटर एंड ऑयल आपस में क्या होता है सर, कंबाइंड होता है, जुड़ते हैं और एक क्या बनाता है, स्टेबल मिक्सचर बनाते हैं। द क्रीम वैनिशेज as it is applied to the skin because the water evaporates leaving behind a smooth and non greasy layer of oil। यहां पे हमारे पास ऑयल और वाटर जो कि आपस में मिक्स नहीं होते हैं, उनको मिक्स करके क्रीम बनाई जाती है जिसका नाम है वैनिशिंग क्रीम। तो यहां पे ये क्या हो गया सर, इमल्शन के बेस की तरह काम आता है। जैसे आप स्किन पे अप्लाई करते हैं, वाटर तो इवोपरेट हो जाएगा लेकिन पीछे ऑयल की एक स्मूथ लेयर छोड़ के जाएगा, इसीलिए ये किसकी तरह काम करता है, स्किन प्रोटेक्टिव की तरह हमारे पास काम करेगा। ये चीज यहां पे ध्यान रखने की थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पे ये रहा, फिर रोफिकॉक्सिब क्या होती है। रोफिकॉक्सिब क्या होती है, तो याद रखना हमारे पास जो रोफिकॉक्सिब है ये एक तरीके से यूज कहां पे की जाती है सर, ऑस्टियो अर्थराइटिस के अंदर, अरेथराइटिस के अंदर इसका यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। सर ये बीमारी जो होती है वो बोन से रिलेटेड बीमारी है। किससे रिलेटेड बीमारी है, बोन से रिलेटेड डिजीज होती है, ठीक है। तो किसी को अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रखा है तो वहां पे जो ड्रग दी जाती है वो रिफोकॉक्सिब होगी। यहां देखिए हैज अ सिमिलर इफेक्ट ऑफ द डाइक्लोफिनेक, बिल्कुल नहीं, डाइक्लोफिनेक की तरह नहीं। अगर डाइक्लोफिनेक की तरह इसका इफेक्ट होता है तो इसको हम NSAIDs के अंदर ऐड कर देते, पर यहां पे ये ऐड नहीं है। उसके अलावा
प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इस्केमिक कार्डियोवैस्कुलर इवेंट, बिल्कुल नहीं, हार्ट के रिगार्डिंग प्रॉब्लम में नहीं यूज आती, इसका यूज आता है सर ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर। कैन बी गिवन टू द पेशेंट विद द एक्टिव पेप्टिक अल्सरेशन, बिल्कुल नहीं, वहां पे भी हम इसको यूज नहीं कर सकते। ऐसे पेशेंट जो कि ओल्ड एज के हैं और जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारी है, उनको बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उनको ठीक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रिफेकॉक्सिब नाम की ड्रग यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे बिल्कुल करेक्ट होगा। एक्सप्लेनेशन मैंने यहां पे आपको परफेक्टली दे दिया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, शेड्यूल आर ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वुड अप्लाई टू, शेड्यूल आर किसके लिए अप्लाई किया जाता है? तो याद रखना, जब भी हम शेड्यूल आर की बात करेंगे तो यहां पे हमारे पास क्या आता है सर, यहां पे शेड्यूल आर का मतलब है कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब क्या होता है? ऐसी मेथड जिनकी वजह से हम क्या कर सकते हैं सर, प्रेगनेंसी को डिले कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को डिले कर सकता है। मतलब कि दो बच्चों के बीच में अगर आपको गैप लेना है या फिर छोटा सा इंटरवल चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो सर, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर सकते हो। उसमें बैरियर मेथड भी आता है, नेचुरल मेथड भी आता है, आर्टिफिशियल मेथड भी आता है, परमानेंट मेथड भी वहां पे आता है। कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल भी होती है जिसमें एक का नाम आपको याद रखना जरूरी है, जिसका नाम है सर सहेली। सहेली किसने डेवलप की थी? CDRI मतलब सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने की थी, जो कि कहां पे प्रेजेंट है? लखनऊ में प्रेजेंट है। इसके बारे में ये जरूर पढ़ना। पर यहां पे हमारे पास क्वेश्चन है कि सर शेड्यूल आर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वो किसके लिए होता है सर? वो स्टैंडर्ड्स फॉर द मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव, जो मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं उनके लिए क्या होता है सर, अप्लाई किया जाता है, जिसमें हमारे पास क्या आ जाएगा सर, कॉपर टी आ जाएगा। कॉपर टी यहां पे सबसे ज्यादा यूज किया जाता है एज अ मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, तो बी यहां पे बिल्कुल सही होगा, करेक्ट आंसर होगा यहां पे ऑप्शन नंबर बी। एक्सप्लेन मैंने आपको यहां पे थोड़ी देर पहले कर चुका हूं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, एन एल्कोहलिक सॉल्यूशन कंटेन्स 57.77 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल, द स्ट्रेंथ विल बी लेबल्ड एज। अब यहां पे एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको सामने दिख रहा होगा अच्छी तरीके से। यहां पे इन्होंने क्या पूछा है कि सर एक अल्कोहलिक सॉल्यूशन है जिसके अंदर 57.77 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल है, तो इसकी स्ट्रेंथ को आप कैसे लेबल करोगे? मतलब यहां पे इतना ज्यादा अल्कोहल है तो आप इसको कैसे करोगे? सर हम उसे बोलेंगे प्रूफ स्पिरिट, स्पिरिट की फॉर्म में दिया जाता है। जब किसी को चोट लग जाती है तो उसके घाव को साफ करने के लिए अल्कोहल यूज किया जाता है, तो डिसइंफेक्टेंट की तरह हम यहाँ पे स्पिरिट की तरह हम इसको क्या करते हैं सर, यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, ये रहा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, प्रोबिनासिड इंक्रीज सीरम लेवल एंड प्रोलॉन्ग्स एक्टिविटी ऑफ पेनिसिलिन डेरिवेटिव्स बाय, है ना। यहां पे हमारे पास एक ड्रग के बारे में बात कर रखी है सर, कौन सी ड्रग है हमारे पास सर? ये ड्रग का नाम है प्रोबिनासिड। ये प्रोबिनासिड क्या करता है सर? इंक्रीज करता है, सीरम लेवल को इंक्रीज कर देता है, और किसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है? पेनिसिलिन की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, वो भी डेरिवेटिव्स बाय। कैसे डेरिवेटिव होते हैं उसको जल्दी बताइए। तो यहां पे याद रखना वो क्या करता है, वो क्या करता है सर, एक तरीके से हमारी बॉडी में ब्लॉक कर देगा रीअब्जॉर्प्शन को, है ना, ब्लॉक कर देगा रीअब्जॉर्प्शन, ब्लॉकिंग द देयर रीअब्जॉर्प्शन। हमारे पास जो पेनिसिलिन उसकी रीअब्जॉर्प्शन को क्या कर देगा सर, ये ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से उसका प्रोलॉन्ग एक्टिविटी हमारे पास आता रहेगा। ये रहा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहां पे ये रहा, जो पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है। इन द प्रिपरेशन ऑफ द कैलामाइन लोशन सोडियम सिट्रेट इज यूज्ड एज। अगर हम कैलामाइन लोशन की बात करें तो वहां पे एक ड्रग यूज की जाती है या केमिकल यूज किया जाता है जिसका नाम होता है कैलामाइन। कैलामाइन के अंदर सोडियम सिट्रेट। यहां पे सर सोडियम सिट्रेट का यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं? तो याद रखना यहां पे सोडियम सिट्रेट का यूज किया जाता है एज अ बफरिंग एजेंट। किसकी तरह यूज करेंगे? बफरिंग एजेंट की तरह इसको यूज करेंगे। ये ऑप्शन नंबर सी। इन द प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम लोशन, कैलामाइन लोशन, सोडियम सिट्रेट इज प्राइमरली यूज एज अ बफरिंग एजेंट। यहां पे इसको हम बफरिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। और बफरिंग एजेंट का मतलब क्या होता है सर, एक बार वो तो बता दीजिए। बफरिंग एजेंट वो होता है जो मेंटेन करता है पीएच को, किसकी? लोशन की, और उसकी स्टेबिलिटी और इफेक्टिवनेस को भी क्या करेंगे सर, प्रिवेंट करेंगे या फिर एक तरीके से चेक करेंगे। तो किसी भी कैलामाइन लोशन के अंदर सोडियम सिट्रेट का यूज उसकी पीएच को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। मतलब यहां पे उसका आंसर होगा सर बफरिंग एजेंट की तरह यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, water which is free from volatile and non-volatile impurities, microorganism and pyrogens is called as। एक ऐसा पानी जिसमें volatile, non-volatile impurities नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं है और पायरोजन भी नहीं है, इस तरीके के वाटर को हम क्या बोलते हैं सर? इस तरीके के वाटर को हम बोलते हैं वाटर फॉर इंजेक्शन। वाटर फॉर इंजेक्शन अकॉर्डिंग टू द आईपी इसको बोला जाता है वाटर फॉर इंजेक्शन। यहां देखिए वाटर फॉर इंजेक्शन WFI
IP is especially preferred to be free from volatile and non-volatile impurities, microorganism, pyrogen substance that cause fever. Pyrogen का मतलब ऐसा सब्सटेंस जो क्या कॉज करते हो, फीवर कॉज करते हो, उनको हम बोलते हैं पायरोजन। तो हमारे पास वाटर फॉर इंजेक्शन अकॉर्डिंग टू दी IP इंडियन फार्माकोपिया वही होगा जिसमें वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल इंप्योरिटीज नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, पायरोजन बुखार करने वाले एजेंट्स भी वहां पे नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर हमारे पास एक ऐसा है जिसमें मैच द फॉलोइंग आपसे पूछा गया है। अगर मैच द फॉलोइंग ऐसा आ जाए तो याद रखना आपको एक दो चीजें करेक्ट ढूंढनी है, बस यहां पे और कुछ नहीं करना, एक दो चीजें यहां पे आपको करेक्ट ढूंढनी है। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करता हूं सर शेड्यूल वी। शेड्यूल वी किसके लिए होता है, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि सर शेड्यूल डी होता है पेटेंट के लिए, पेटेंट के लिए है ना। तो यहां पे पेटेंट कहां दे रखा, पर्टिकुलर टू बी शोन इन द वेरियस रिकॉर्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, लिस्ट ऑफ ड्रग विच कैन बी, यहां पे नेम्स ओनली, लाइफ पीरियड ऑफ द ड्रग, स्टैंडर्ड्स ऑफ द पेटेंट, पेटेंट बिल्कुल सही है। फोर्थ, तो फर्स्ट का मेरे पास क्या होगा सर, फोर्थ होगा। चेक कीजिए, फर्स्ट का फोर्थ दो जगह दे रखा है, मतलब 50-50 तो हो गया, 50-50 तो हो गया। अब आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं सर, यहां पे दे रखा है शेड्यूल टी, सेकंड के लिए शेड्यूल टी, शेड्यूल डी होता है हमेशा फैक्ट्री प्रीमाइसेस के लिए, तो यहां पे होगा सर फिफ्थ, सेकंड के लिए होगा सर फिफ्थ, सेकंड के लिए होगा फिफ्थ, यहां पे भी बिल्कुल सही अभी तक। तो नेक्स्ट हमारे पास शेड्यूल यू किसके लिए होता है, शेड्यूल यू हमारे पास होता है सर वेरियस रिकॉर्ड रखने के लिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, तो शेड्यूल तीसरे का होगा फर्स्ट, तीसरे का होगा फर्स्ट, ये रहा तीसरे का होगा फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, डी यहां पे गलत हो जाएगा। देखो किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पहले एक अच्छा करेक्ट आंसर ढूंढिए, फिर देखिए 50-50 हुआ या नहीं हुआ, अगर सारे मैच आ रहे तो सेकंड ढूंढिए, फिर इस तरीके से करना। अपने को सब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यहां पे कितना इजीली हमने मैच द फॉलोइंग का आंसर ढूंढ लिया कि सर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यहां पे ये देखिए सर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। मैच द फॉलोइंग अगर क्वेश्चन आ जाए तो मजा आ जाए, 50-50 ऑप्शन मिल जाती है, अमिताभ बच्चन केबीसी की लाइफ लाइन मिल जाती है कि हाँ सर 50 इनमें से कोई दो होंगे। अगला क्वेश्चन, Which one of the following drug is not depend on the plasma concentration? हमारे पास इसमें से कौन सी ड्रग है जो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। तो याद रखना एक ऐसी ड्रग है जिसका नाम है सर एंटीबायोटिक है। वो ड्रग कैसी है, एंटीबायोटिक है, और वो एंटीबायोटिक होने के साथ नेचुरल नहीं है, वो आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल का मतलब हम बोल सकते हैं कि सर वो कैसी है, सर हमने उसको सिंथेसाइज किया, मतलब वो सिंथेटिक है, लैब के अंदर बनी है, और वो सर पेनिसिलिन का भाई है, इसका मतलब वो क्या हो गई सर, वो पेनिसिलिन जी हो गई, पेनिसिलिन जी हो गई। ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। वो कौन सी ड्रग है जो ड्रग प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, सर वो पेनिसिलिन जी होगा। पेनिसिलिन जी दिमाग में सेट कर लेना, याद कर लेना अच्छी तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ओरल थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन? इनमें से कौन सी थर्ड जनरेशन ओरल सिफेलोस्पोरिन नहीं है? नहीं का पूछा तो याद रखना सी फैक्टर नहीं है, सी फैक्टर ओरल नहीं होती, सी फैक्टर ओरल नहीं है। तो यहां देखिए सी फैक्टर इज अ सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन की नहीं, सेकंड जनरेशन की है, नॉट थर्ड जनरेशन। द अदर सिफिडोरेन, उसके अलावा सिफिडिनिन, और उसके अलावा हमारे पास आता है सर सेफ्टिब्यूटेन, ये सब की सब ओरल भी है और थर्ड जनरेशन की होती है। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ये सेकंड जनरेशन की है। नोन फॉर बॉर्डर स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, इंप्रूव्ड एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये एक्टिविटी किसके अगेंस्ट में शो करता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट में अपनी एक्टिविटी को क्या करेंगे सर, शो करेंगे। तो इस तरीके से सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन पे भी क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा बने रहता है। अगला क्वेश्चन, फार्मेकोविजिलेंस इज यूज्ड टू मॉनिटर। फार्मेकोविजिलेंस में अगर मैं बात करूं तो सर हम यहां पे क्या देखते हैं, थेरापेटिक ड्रग इंडेक्स के बारे में देखते हैं, टीडीआई, जहां पे एक तरफ हमारे पास क्या होती है सर, एक होता है हमारे पास टाइम और एक हमारे पास क्या होता है सर, ड्रग का कंसंट्रेशन। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास एक होती है, यहां पे एक हमारे पास क्या होती है सर, लाइन होती है या नीचे, इसे बोलते हैं मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, इसे बोलते हैं सर मैक्सिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। अब यहां पे मैंने एक ड्रग ली, वो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन के नीचे रह गई, तो सर इसका कोई इफेक्ट आएगा क्या, नहीं आएगा, नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब ये इस लेवल तक तो पहुंची नहीं, इफेक्ट कैसे आएगा। अगर कोई ड्रग ली और वो इस लेवल तक पहुंच गई, मतलब इसका क्या आएगा सर, इफेक्ट शो होगा, और वो जो इफेक्ट होगा वो इफेक्ट कैसा होगा सर, सेफ होगा। क्यों, क्योंकि ये थेरापेटिक ड्रग इंडेक्स के अंदर ये जो हमारे पास इंडेक्स है वो कैसा है सर, सेफ इंडेक्स है। कैसा इंडेक्स है, सेफ, यहां पे सेफ इफेक्ट आएगा, यहां पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट यहां पे शो नहीं होगा।
लेकिन अगर कोई ड्रग मेरे पास ऐसी है जो सीधा इसको क्रॉस कर जाती है, मतलब मैक्सिमम पे चली गई, तो यहां पे समझ लेना यहां पे क्या आएगी सर, उसकी टॉक्सिसिटी आएगी। क्या आएगी? उसकी टॉक्सिसिटी आएगी। मतलब वो अपनी डोज से ज्यादा चली गई है, इसका मतलब यहां पे क्या आएगी, उसकी टॉक्सिसिटी शो होगी। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सर इसमें क्या मॉनिटर किया जाता है, तो याद रखना हम उसमें ड्रग की टॉक्सिसिटी को मॉनिटर करते हैं। ड्रग की टॉक्सिसिटी को यहां पे मॉनिटर किया जाता है। ये देखिए इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन, फार्माकोविजिलेंस इज द साइंस एंड एक्टिविटीज रिलेटेड टू डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग, प्रिवेंशन ऑफ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनी ड्रग रिलेटेड टू द प्रॉब्लम, स्पेशली ड्रग टॉक्सिसिटी एंड साइड इफेक्ट। अगर आपको किसी भी ड्रग की टॉक्सिसिटी पता करनी है, उसके साइड इफेक्ट के बारे में पता करना है, उसके पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस के बारे में पता लगाना है, तो आप क्या करोगे सर, हम उसका फार्माकोविजिलेंस करेंगे। इसीलिए तो आजकल फार्माकोविजिलेंस में वैकेंसी आती है। हर एक हॉस्पिटल में फार्माकोविजिलेंस होना जरूरी है। ऐसा फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा और बहुत जल्द देखने को मिलेगा। याद रखना, फार्माकोलॉजी में जिसने मास्टर्स कर रखी है उनको ये पोस्ट भी देखने को मिलेगी फार्माकोविजिलेंस के अंदर। ठीक है, तो यहां पे ये इस तरीके से हम क्या करते हैं, ड्रग की टॉक्सिसिटी पता लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। माला एन कंटेन्स, माला एन के बारे में पूछा है। अब तुमसे एक बात बता देता हूं सर, ये माला एन क्या होता है। तो माला एन हमारे पास एक कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट है, कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट है। और ये कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट याद रखना, इसके अंदर स्टेरॉइड्स होता है। इसके अंदर क्या होता है, स्टेरॉइड्स होते हैं। ये हमेशा याद रखना पूरे मंथ लेनी पड़ती थी, पूरे मंथ लेनी पड़ती थी, जिसकी वजह से फीमेल में बहुत ज्यादा क्या होने लग गई सर, एक बीमारी होने लग गई जिसका नाम क्या बोल सकते हैं सर, ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर होने लग गया। इसकी मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। कॉन्ट्रासेप्टिव अच्छा है लेकिन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। तो इसी को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास कौन सी आ गई थी सर, सहेली आ गई थी। अब यहां पे पूछा सहेली में सर स्टेरॉइड नहीं होते तो क्या होता है, उसमें होता है सेंटक्रोमेन, उसमें होता है सेंटक्रोमेन। याद रखना उसके अंदर सेंटक्रोमेन होता है, जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होती है। अब यहां पे पूछा गया है कि सर जो माला एन है या माला एम है उसके अंदर कौन सा केमिकल पाया जाता है। तो याद रखना इथिनाइल एस्ट्राडायोल उसमें पाया जाता है, इथिनाइल एस्ट्राडायोल उसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, जो कि एक तरीके का एस्ट्रोजन होता है। बिल्कुल यहां पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया कि उसके अंदर क्या पाया जाता है, इथिनाइल एस्ट्राडायोल वहां पे पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ स्टेरॉइड्स में कॉज, अगर आपने बहुत ज्यादा स्टेरॉइड का यूज किया है तो बहुत ज्यादा यूज करने की वजह से आपको क्या बीमारी हो सकती है। तो याद रखना आपका जो बोन मैट्रिक्स है उसमें प्रोटीन क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। बहुत ज्यादा स्टेरॉइड यूज करोगे तो आपके बोन मैट्रिक्स में प्रोटीन धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। Prolonged use of corticosteroids can lead to the decreased bone formation by reducing the osteoblast activity, increase bone resorption, reduce synthesis of bone matrix protein। ठीक है, तो बहुत ज्यादा स्टेरॉइड लेने की वजह से आपके बोन में क्या खत्म हो जाएगा, प्रोटीन खत्म हो जाएगा, जिससे ऑस्टियोब्लास्ट की जो सेल होती है, ऑस्टियोब्लास्ट वाली जो सेल होती है वो खत्म हो जाएगी। उस प्रोटीन का नाम क्या जो धीरे धीरे खत्म होता है, उसका नाम है कोलेजन। कोलेजन एनिमल्स में मिलने वाला सबसे ज्यादा प्रोटीन है, एनिमल्स में मिलने वाला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनिमल्स में मिलने वाला सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन है और सबसे ज्यादा यही मिलता है अर्थ के ऊपर। ठीक है, तो ये कोलेजन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और उसकी वजह से क्या हो जाएगा सर, हमें ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी होने लग जाएगी। तो बॉडी बिल्डर जो कि जिम में जाकर स्टेरॉइड से अपनी बॉडी बनाना चाहता है, याद रखना प्रोटीन पूरे शरीर से सूख जाएगा, प्रोटीन खत्म हो जाएगा, फिर प्रोटीन के सप्लीमेंट्स लेने अलग से जरूरी हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज ड्यू टू ब्लॉकिंग ऑफ। हमारे पास जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन आता है सर, वो किस वजह से आता है, कौन सी चीज से, किसको वो ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से आता है। तो याद रखना वो प्रोस्टाग्लैंडिन को बनने से रोक देता है। मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को क्या करता है, इनहिबिट करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगी तो सर हमारे पास इन्फ्लामेशन नहीं होगा। तो एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का, बिल्कुल होता है, और वो किसको ब्लॉक करने से बनता है, प्रोस्टाग्लैंडिन। सर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स ये सब बनते कहां पे सर, ये ग्लैंड से बनते हैं। उस ग्लैंड का नाम क्या है सर, उसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। और वो एड्रिनल ग्लैंड कहां पाई जाती है सर, वो पाई जाती है किडनी के ऊपर। कहां पाई जाती है, किडनी के ऊपर पाई जाती है। उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स पार्ट आउटर और बीच वाला पार्ट होता है मेडुला। ये दोनों मिलकर क्या करता है सर, कॉर्टिकोकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ये सारी चीजें बनाता है। तो ध्यान रखना इनका सिंथेसिस भी कहां पे होता है। आंसर क्या होगा सर, यस बिल्कुल आंसर नंबर ए, प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को ये रोकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आया है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस जीएलपी सर्टिफिकेशन इन इंडिया इज, है ना। हमारे पास जो जीएलपी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, हमारे पास इसका सर्टिफिकेट जो होगा, सर्टिफिकेट इन इंडिया इज, है ना। तो वो किसको दिया जाता है, सर्टिफिकेशन इंडिया इज, है ना। यहाँ पे आंसर होगा सर ऑप्शनल फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, ऑप्शनल फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, in India GLP good laboratory practices certification is not
मैंडेटरी फॉर और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, दुनिया की मतलब सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए नहीं है। इट इज वॉलंटरी ऑप्शनल primarily aimed at the non-clinical safety testing of chemicals including pharmaceuticals, pesticide, cosmetic, वेटनरी ड्रग्स एंड फूड एडिशनल, है ना। यहाँ पे जो चीज़ें बनती है, जहाँ पे फूड एडिटिव्स बन रहे हैं, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, कॉस्मेटिक्स बना रहे हैं, वेटनरी ड्रग्स बन रहे हैं, वहाँ पे इसका रेगुलेशन या सर्टिफिकेशन जरूरी है। इट इंश्योर्स दैट लेबोरेटरी मेंटेन हाई स्टैंडर्ड्स, इसकी वजह से लेबोरेटरी बिल्कुल हाई मैनर में रहती है, मतलब उसके सारे के सारे रूल्स फॉलो करने जरूरी होते हैं। अकॉर्डिंग टू द जीएलपी ही काम होना चाहिए। बिना जीएलपी के तो काम करोगे थोड़ा सा क्या हो जाएगा सर, थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी हमारे लिए। अगला, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस सर्टिफिकेशन इज इशूड इन इंडिया बाय, कौन इशू करेगा? बहुत शानदार क्वेश्चन है कि सर जीएलपी का सर्टिफिकेशन इशू कौन करेगा? तो याद रखना, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, डीसीजीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये क्या करती है सर, इशू करती है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर, सर कौन इशू करेगा? सर ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, Which one of the following is second generation H1 एंटीहिस्टामिन ड्रग, है ना। H1 एंटीहिस्टामिन, वो भी सेकंड जनरेशन ड्रग के बारे में पूछा है। याद रखना, सेकंड जनरेशन ड्रग के बारे में पूछा है, तो उसका आंसर क्या होगा? एंटीहिस्टामिन है। तो सिट्राजिन, सिट्राजिन इसका क्या होगा सर? एग्जांपल होगा, वो भी सेकंड जनरेशन की होती है। यहां देखिए, सिट्राजिन इज अ सेकंड जनरेशन H1 एंटीहिस्टामिन नोन फॉर नॉन सेडेटिंग फॉर लेस सेडेटिंग इफेक्ट। इसका सेडेशन मतलब नींद आने का इफेक्ट इसका बहुत कम होता है। ये किसको क्रॉस नहीं करती? बी को क्रॉस नहीं करती। ये भी चीज ध्यान रखना भाई, भूलना मत इसके बारे में। यूज फॉर एलर्जिक राइनाइटिस, अर्टिकारिया एंड अदर एलर्जी रिलेटेड कंडीशन, इन सब में इसका यूज किया जाता है। उसके अलावा अदर ऑप्शन जो है वो फर्स्ट जनरेशन H1 एंटीहिस्टामिन विच टेंड टू कॉज द मोर सेडेशन। बाकी जितनी भी है, सिनार्जिन हो गई, उसके अलावा हमारे पास फेनेरामाइन हो गया, और उसके अलावा हमारे पास प्रोमिथाजिन है, ये सब हमारे पास जो होती है बहुत ही ज्यादा सेडेशन, नींद वाली दवाएं होती है, जिसमें सिनार्जिन का यूज हम मोशन सिकनेस, उल्टी के टाइम पे कर सकते हैं, वर्टिगो, चक्कर में कर सकते हैं। फेनेरामाइन का यूज फर्स्ट जनरेशन है, एंटीहिस्टामिन है, सेडेटिव इफेक्ट बहुत ज्यादा है, और इसका भी स्ट्रांगली सेडेशन इफेक्ट होता है, और इसका यूज भी हम नोज या वॉमिटिंग में कर सकते हैं, उल्टी में और इस सब में किया जाता है। तो याद रखना, सेकंड जनरेशन, और बहुत कम सेडेशन इफेक्ट किसकी वजह से आता है सर? सिट्राजिन की वजह से आता है। इसीलिए बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं सर, सिट्राजिन को यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द NSAIDs, मतलब कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग के लिए कौन सा हमारे पास स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है? तो याद रखना कि दे कॉज रिलीज ऑफ हिस्टामिन, क्या ये हिस्टामिन को रिलीज करता है क्या? बिल्कुल नहीं सर। क्या ये रिलैक्सेशन करते हैं क्या ब्रोंकियल स्मूथ मसल को? बिल्कुल नहीं। दे इनडायरेक्टली इंक्रीज द ल्यूकोट्राइन प्रोडक्शन, बिल्कुल सही है, ये ल्यूकोट्राइन के प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। NSAIDs नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, फुल फॉर्म पे क्वेश्चन आ सकता है। इनहिबिट करते हैं साइक्लो ऑक्सीजनेस, कॉक्स को क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं। और क्या रिड्यूस करता है? प्रोडक्शन किसका? प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन भी क्या कर देंगे सर? कम कर देंगे। 3 क्वेश्चन बन गए। ये इनहिबिट करते हैं कॉक्स को, और क्या करते हैं? अरेचिडोनिक एसिड का मेटाबॉलिज्म टुवर्ड्स द 5 लाइपोऑक्सीजनेस पाथवे विच लीड टू द इंक्रीज ल्यूकोट्राइन प्रोडक्शन। ये किसका प्रोडक्शन बढ़ा देता है? ल्यूकोट्राइन का प्रोडक्शन बढ़ा देता है। और ल्यूकोट्राइन्स कहां पे इन्वॉल्व होता है सर? इन्फ्लामेशन एंड ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, और उसके अलावा कंट्रीब्यूट करता है जैसे कि अस्थमा और इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि जो भी हमारे पास NSAIDs होती है वो ल्यूकोट्राइन का प्रोडक्शन क्या कर सकता है सर? इंक्रीज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, Which of the following is not correct combination of drug and its important adverse effect? इसमें कुछ कॉम्बिनेशंस दे रखे हैं, ड्रग के साथ उसका एडवर्स इफेक्ट भी है। कौन सा हमारे पास करेक्ट नहीं है? नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है, उसके बारे में पूछा है। तो याद रखना, क्या रिफाम्पिन हिपेटोटॉक्सिसिटी करता है? यस, बिल्कुल, लीवर पे इफेक्ट करता है। आइसोनियाजिड पेरिफेरल न्यूरोपैथी करता है क्या? बिल्कुल करता है। क्या इथाम्ब्यूटोल यूरिक एसिड को इंक्रीज करता है क्या? सर नहीं करता, तो ये गलत मैच है। स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑटोटॉक्सिसिटी मतलब कान में प्रॉब्लम करता है, बिल्कुल। तो यहां देखिए हमारे पास, यहां पे हमारे पास क्या दे रखा है? देखो एक्सप्लेनेशन दे रखा है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। रिफाम्पिसिन हिपेटोटॉक्सिसिटी, रिफाम्पिसिन कैन कॉज लीवर डैमेज एज अ कॉमन एडवर्स इफेक्ट, ये तो इसका कॉमन एडवर्स इफेक्ट है, ध्यान रखना। आइसोनियाजिड पेरिफेरल न्यूरोपैथी, आइसोनियाजिड इज नोन टू कॉज पेरिफेरल न्यूरोपैथी स्पेशली इन पेशेंट विद द विटामिन B6 डेफिशिएंसी। ऐसे पेशेंट जिसमें विटामिन B6 की कमी होती है, उनके अंदर
आइसोनियाजिड जो कि एक तरीके की एंटी टीबी ड्रग है, वो क्या करती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी करती है। इथाम्ब्यूटोल ये क्या करेगी सर, ये ऑप्टिक न्यूराइटिस, मतलब इथाम्ब्यूटोल एसोसिएट होता है ऑप्टिक न्यूराइटिस में, नॉट इंक्रीज यूरिक एसिड, यूरिक एसिड को नहीं बढ़ाता, ये चीज ध्यान रखना, ये ऑप्शन गलत हो गया। और ये क्या करता है, विजुअल डिस्टर्बेंस को कॉज करता है और सही से दिख नहीं सकता। स्ट्रेप्टोमाइसिन से ऑटोटॉक्सिसिटी आती, तो मतलब सबका मैंने अच्छी तरीके से यहां पे क्या कर दिया है सर, एक्सप्लेन कर दिया है। कान से रिलेटेड कौन सा है, सब कुछ मैंने यहां पे टॉक्सिसिटी आपको अच्छी तरीके से बता दी है। अगला क्वेश्चन, कीमोथेरेपेटिक एजेंट विच डज नॉट इनहिबिट द माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन इज, है ना, माइक्रोट्यूब्यूल के फॉर्मेशन को इनहिबिट नहीं करता है ऐसा कीमोथेरेपेटिक एजेंट, मतलब यहां पे ऐसी कौन सी एंटी कैंसर ड्रग है जो कि माइक्रोट्यूब्यूल के फॉर्मेशन को इनहिबिट नहीं करती है। तो याद रखना सबसे फेमस ड्रग है वो पैक्लिटैक्सेल, क्या नाम उसका, पैक्लिटैक्सेल। ये क्या करेगा सर, ये कभी भी माइक्रोट्यूब्यूल, तीन तरीके के माइक्रोट्यूब्यूल होता है, माइक्रोट्यूब्यूल ए होता है, माइक्रोट्यूब्यूल बी होता है और माइक्रोट्यूब्यूल सी होता है। ये माइक्रोट्यूब्यूल आपस में मिलकर बहुत सारी चीजें बनाते हैं, जैसे कि फ्लैजेला बनाते हैं, उसके अलावा सर सेंट्रियोल बनाता है, बहुत सारी चीजें बनाता है हमारी बॉडी के अंदर, है ना, बहुत सारे स्ट्रक्चर भी इसके होते हैं सर, कार्ट व्हील स्ट्रक्चर होता है ना। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि माइक्रोट्यूब्यूल कितने तरीके के हैं, किस किस को बनाने में काम आएंगे और क्या नहीं इनहिबिट करते। ये सर पैक्लिटैक्सेल जो होता है वो इसके प्रोडक्शन को इनहिबिट नहीं करता है। चलिए ऑप्शन नंबर ये यहां पे बिल्कुल करेक्ट है, मतलब एकदम डीप में अच्छी तरीके से और शानदार बेहतरीन तरीके से आपको यहां पे पढ़ाया जा रहा है और सारी चीजें यहां पे अच्छी तरीके से प्रोवाइड करवाई जा रही है, एक एक चीज यहां पे प्रोवाइड करवा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फार्माकोकाइनेटिक हाफ लाइफ ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजेंबल्स टू इट्स फार्माकोडायनेमिक हाफ लाइफ, है ना, यहां पे ऐसी कौन सी ड्रग है जिसका फार्माकोकाइनेटिक हाफ लाइफ बिल्कुल किसके जैसा होगा सर, फार्माकोडायनेमिक हाफ लाइफ के जैसा होगा। मतलब वो ड्रग फार्माकोकाइनेटिकली अब आधी बची हमारी बॉडी में और उसका आधा इफेक्ट भी आ जाता है, बिल्कुल बराबर चल रही है। तो ऐसी ड्रग कौन सी होती है सर, ऐसी ड्रग होती है मॉर्फिन, जिसको हम कहां से ऑब्टेन करते हैं सर, जिसको हम ऑब्टेन करते हैं ओपियम से। ओपियम का साइंटिफिक नेम क्या होता है, पापावर सेमिनिफेरम, सेमिनिफेरम। और सर इसकी फैमिली कौन सी होती है, पापावरेसी, पापावरेसी इसकी क्या होती है सर, फैमिली होती है, ये चीज ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन एंटी मलेरियल ड्रग हैविंग अ मेटाबोलाइट विथ ट्रायाजीन मोइटी, है ना। तो यहां पे हमारे पास ऐसी कौन सी एंटी मलेरियल ड्रग है जिसका सर मेटाबोलाइट क्या होता है, मेटाबोलाइट किसके जैसा होता है सर, ट्रायाजीन मोइटी बनती है ना, मेटाबोलाइट जिसका ट्रायाजीन मोइटी के साथ होता है। तो याद रखना उसका एग्जाम्पल होगा सर प्रोग्विनिल, प्रोग्विनिल यहां पे इसका करेक्ट आंसर होगा। यहां देखिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, प्रोग्विनिल इज एन एंटी मलेरियल ड्रग दैट हैज अ मेटाबोलाइट विद अ ट्रायाजाइन मोइटी, ट्रायाजाइन मोइटी के साथ इसका मेटाबोलाइट होता है और इसका एक्टिव मेटाबोलाइट जो होता है साइक्लोग्विनिल होता है, जिसके पास ट्रायाजीन रिंग प्रेजेंट होती है। देख लो मेटाबोलाइट्स पे भी क्या आ गया सर, क्वेश्चन आ गया, मतलब मेटाबॉलिज्म के ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसके लिए भी आप रेडी रहना। बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे आते हैं हर बार आते हैं। अगला, Which one among the following is an anti-tubercular drug with hydrazine moiety? मतलब ऐसी कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जिसके अंदर हाइड्राजिन मोइटी पाई जाती है, हाइड्राजिन मोइटी पाई जाती है। बिल्कुल इजी है, आसान है और उसका आंसर होगा सर आइसोनियाजिड। आंसर क्या होगा सर, आइसोनियाजिड। यहां देखिए करेक्ट आंसर, आइसोनियाजिड INH इज एन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग दैट कंटेन्स अ हाइड्राजिन मोइटी इन इट्स स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर में क्या होती है सर, हाइड्राजिन मोइटी होती है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। का यूज ट्यूबरकुलोसिस में किया जाता है। द हाइड्राजिन ग्रुप इज आइसोनियाजिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एक्टिविटी इन इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड। ये क्या करता है सर, माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को क्या कर देता है, बंद कर देता है। किसमें, बैक्टीरिया के अंदर, ताकि क्या हो जाए सर, उसकी ग्रोथ कम हो जाए। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की ग्रोथ को कम कैसे करता है, यह बैक्टीरिया की सेल वॉल में किसको नहीं बनने देता, माइकोलिक एसिड को बनने नहीं देता। और इसके अंदर कौन सी रिंग होती है सर, हाइड्राजिन रिंग इसके अंदर पाई जाती है। रिंग के बारे में बता दिया, एक्टिविटी के बारे में बता दिया, ड्रग के बारे में मैंने यहां पे अच्छी तरीके से डिस्कस कर दिया। अगला क्वेश्चन, कोडीन डिफर फ्रॉम द मॉर्फिन स्ट्रक्चरली। कोडीन मॉर्फिन से थोड़ा सा अलग होता है, वो भी स्ट्रक्चर के हिसाब से। सर कहां से, तो याद रखना बिल्कुल अलग है, क्योंकि मिथाइलेशन ऑफ फिनोलिक हाइड्रोक्साइल ग्रुप, ये बिल्कुल दोनों में क्या होता है, अलग होता है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। यहां देखिए, कोडीन डाइफर्स फ्रॉम द मॉर्फिन स्ट्रक्चरली ड्यू टू द मिथाइलेशन ऑफ द फिनोलिक हाइड्रोक्साइल ग्रुप इन कोडीन। तो यहां पे जो कोडीन का हाइड्रोक्सिल फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, उसमें क्या होता है, मिथाइलेशन होता है। इसका मतलब है कि कोडीन
हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द एरोमेटिक रिंग इज मिथाइलेटेड। यहां पे जो कोडीन के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो मिथाइलेटेड होता है, और विच मेक्स इट मिथाइलेटेड डेरिवेटिव ऑफ मॉर्फिन। और कोडीन को कैसा बना दिया? मिथाइलेटेड डेरिवेटिव ऑफ मॉर्फिन। मतलब मॉर्फिन के स्ट्रक्चर में अब क्या कर दो? मिथाइलेशन कर दो तो कोडीन बन जाएगा, और कोडीन को हम क्या बोलते हैं? मिथाइलेटेड डेरिवेटिव ऑफ मॉर्फिन बोला जाता है। तो ये दोनों के स्ट्रक्चर में क्या होगा? बेसिक डिफरेंस होगा। अगला क्वेश्चन, विच ट्रॉफिक लेवल इन द ग्रेजिंग फूड चेन डू लॉयन बिलोंग? ग्रेजिंग फूड चेन होती है, एक होती है डेट्राइटस फूड चेन। ग्रेजिंग का मतलब जो हमारे पास लैंड पे चलती है उसे बोलता है ग्रेजिंग फूड चेन। लॉयन हमारे पास क्या होता है सर? लॉयन हमारे पास एक तरीके से बोलते हैं कार्निवोर है। क्या है सर? ये कार्निवोर है, प्योरली कार्निवोर होता है, हर्बीवोर तो है नहीं। तो याद रखना, सबसे पहले तो आएंगे प्लांट्स। प्लांट्स कौन से ट्रॉफिक लेवल पे आता है सर? ये आता है T1, ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट पे आता है। उसके बाद क्या आ सकता है? उसके बाद सर हमारे पास आ सकता है कोई भी बकरी आ गई जैसे कि, है ना, जो कि हर्बीवोर है, तो वो T2 पे आ सकता है। बकरी को खाने वाला क्या हो सकता है सर? लॉयन हो सकता है, तो ये T3 पे आ सकता है। मतलब लॉयन को हम T3 पे रख सकते हैं। लेकिन अगर मेरा कंसेप्ट देखो तो बकरी को कौन खाता है सर? ह्यूमंस खा सकता है। तो ह्यूमन अगर खाता है तो ह्यूमन को लॉयन खा सकता है। तो मतलब ये T3 हो जाएगा, और इस केस में ये T4 हो जाएगा। ऐसे चेक करोगे तो T3 पे लॉयन है, ऐसे चेक करोगे तो T4 पे लॉयन है। मतलब हमारे पास लॉयन को T3 पे भी रखा जा सकता है और T4 पे भी लगा जा सकता है ना, क्योंकि लॉयन हमारे पास टॉप कार्निवोर की कैटेगरी में आता है। कौन सी कार्निवोर की? टॉप कार्निवोर की कैटेगरी में आता है, और टॉप कार्निवोर हमेशा सबसे लास्ट में होता है। तो याद रखना, यहां पे T3 भी बिल्कुल सही होगा, T4 भी बिल्कुल सही होगा। यहां देखिए एक्सप्लेनेशन, इन द ग्रेजिंग फूड चेन द लॉयन इज अ कार्निवोर दैट फीड्स ऑन द अदर एनिमल। ये दूसरों को खाता है, ठीक है, दूसरों को खाएगा। हियर हाउ द लेवल ब्रेक डाउन, इस तरीके से हम इसका ट्रॉफिक लेवल क्या करते हैं सर? ट्रॉफिक लेवल हम यहाँ पे हम 4 करते हैं, पर 3 करोगे तब भी सही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर? तो ये टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसके आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। ये मिक्स क्वेश्चन थे। एचएपी इंपॉर्टेंट लिया, फार्माकोलॉजी इंपॉर्टेंट लिया, और थोड़ा सा पार्ट हमने किसका लिया सर? हमने यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट ले रखा है जूरिस्प्रूडेंस का, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन ले रखा है, हाइड्रोजन रिंग कौन सी है, मेडिसिनल केमिस्ट्री के। तो याद रखना, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। उसके अलावा आपको एक बार और बता दिया जाता है कि लाइव क्लास के सेशन हमारे बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं। 3 सेशन बहुत अच्छी तरीके से सक्सेसफुल हो चुके हैं। 600 प्लस बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाइव सेशन जो कि लास्ट हुआ था, अभी मुझे 1000 स्टूडेंट चाहिए ताकि मैं बहुत ही अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से तैयारी करवा सकूं। कल हमारे पास है संडे, और संडे को हम क्या कर सकते हैं? 26 तारीख आज हो गई है, 27 तारीख कल हो जाएगी, है ना। तो एग्जाम से एक दिन पहले मैं आपको अच्छी तरीके से पूरे 150 या 200 MCQ करवाऊंगा। मतलब 200 MCQ की सीरीज लेके आऊंगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कुछ नहीं करना है, सुनना है, सुनना है, सुनना है, क्योंकि सुनने से भी हमें याद हो जाएगा। तो उसको ज्वाइन करना ना भूले। उसका अभी थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर में आ जाएगा सारा इन्फॉर्मेशन, कितने बजे होगी, कब होगी, बस आपको ज्वाइन करना जरूरी है। और अगर जो स्टूडेंट चाहता है कि हाँ सर आप लाइव क्लास ले, तो इसी वीडियो के कमेंट में आप क्या लिखोगे? यस सर वी वांट दैट क्लास, यस सर वी वांट दैट क्लास, वी आर रेडी, हैशटैग यस हो जाना चाहिए, या मिशन आरआरबी फार्मासिस्ट हो जाना चाहिए। बिल्कुल अच्छी तरीके से 200 MCQ करवाए जाएंगे, परफेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ करवाए जाएंगे, और सिर्फ सुनना है आपको, और कुछ नहीं करना। अगर प्रैक्टिस नहीं है, हमारे पास कोई भी तैयारी नहीं है, तो सुन के भी हम क्या कर सकते हैं? एग्जाम को पास कर सकते हैं। क्या पता वो क्वेश्चन आ जाए, और 100% गारंटी देता हूं क्वेश्चन आएंगे। जितने भी मैंने MCQ करवाए हैं, मैच जरूर करना, आपके एग्जाम पेपर में बिल्कुल आएंगे। तो याद रखना, वीडियो को शेयर जरूर करना है, सब्सक्राइब करना है, और उसके अलावा कमेंट में आ जाना चाहिए #RRB फार्मासिस्ट, है ना, ताकि हम फटाफट लाइव क्लास आ जाए। जल्दी आएंगे, टाइम एकदम सेट करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।